नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तालिबान के अल्टीमेटम के काउंटडाउन की सुई बहुत तेजी से भाग रही है। 31 अगस्त बहुत नजदीक है और तालिबान ने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों को अफगानिस्तान छोड़ने का 31 अगस्त तक फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद ब्रिटेन ने अपना ऑपरेशन समय से पहले खत्म कर दिया तो अमेरिका ताबड़तोड़ अपने लोगों को रेस्क्यू करने में जुट गया। इनमें वो अफगानी नागरिक भी शामिल हैं जिन्होंने 20 साल तक तालिबान के विरुद्ध अमेरिकी सेना का साथ दिया। हालांकि हजारों लोग ऐसे भी हैं जो तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका बेबस है। अमेरिका की इसी बेबसी से तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान की चाल भी सफल हो गई। और इसी बीच अमरुल्लाह साले पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन तालिबान ने पंजशीर की इंटरनेट सेवा बंद कर दी। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या तालिबान के सामने बेबस अमेरिका का बदला पंजशीर घाटी से लिया जाएगा? क्या तालिबान को चुनौती देने वाले साला अफगानिस्तान में लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे? इन्हीं विभिन्न प्रश्नों पर होगी हमारी ये बहस, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ गया है। 36 घंटे भी नहीं बचे हैं दुनिया के सुपर पावर के पास। अमेरिका को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़कर जाना होगा। काबुल एयरपोर्ट खाली करना होगा। हम डेडलाइन को 31 अगस्त से आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं देंगे। अमेरिका 31 अगस्त तक अपने सभी लोगों को अफगानिस्तान से निकाल ले। तालिबान की चेतावनी के सामने अमेरिका की अकड़ ढीली पड़ गई है। जिस अमेरिका के खौफ से तालिबान अफगानिस्तान में कभी खाक छानता था, वो आज सीना ताने खड़ा है। काबुल पर उसका कब्जा है और अमेरिका बेबस होकर लौटने को मजबूर है। वैसे अमेरिका ने कोशिश की थी कि 31 अगस्त के बाद भी वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता रहे। इसके लिए CIA चीफ ने बैकडोर चैनल के जरिए तालिबान से बात भी की, लेकिन अफगानिस्तान को जहन्नुम बनाने वाले तालिबान ने फतवा जारी कर दिया और साफ कह दिया कि अमेरिका को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान खाली करना ही होगा। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है। 14 अगस्त के बाद से अमेरिका ने अब तक करीब 1,13,000 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से बाहर पहुंचाया है। अमेरिका के लड़ाकू विमान युद्ध स्तर पर काबुल एयरपोर्ट से लोगों को ले जा रहे हैं। The end of the U.S. military operation. It is not the end of our commitment. You couple that with what we have heard from the Taliban about their commitment to safe passage, not only on August 31st, but also going forward. They have not attached any expiration date to the very public commitments they have made to safe passage. Again, that is something we are going to continue to press with the international community, because this is not about trust. This is about the following. हालांकि अभी भी बहुत बड़ी तादाद है जो इस उम्मीद में काबुल एयरपोर्ट पर डेरा डाले हुए है कि उन्हें भी अमेरिका सुरक्षित ठिकानों पर ले जाएगा, उन्हें भी बर्बर तालिबान से बचा लेगा। लेकिन तालिबान की ताकत आज इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका खुद बेबस नजर आ रहा है। काबुल के हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका ने फिर धमाके की चेतावनी जारी की है। 3 दिन पहले ही कई धमाकों में काबुल को खून खून कर दिया था। 180 से ज्यादा जानें चली गईं। तालिबान ने अफगानिस्तान में ऐसा जाल बुना कि अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया बेबस है। इसी बेबसी का फायदा उठाते हुए तालिबान ने अशरफ गनी को चेतावनी का पैगाम भेजा है कि जो पैसे अफगानिस्तान से वो ले गए हैं, शराफत से वापस लौटा दें। Also, after he fled Afghanistan, there were reports that said that he left with tons of cash. Is the Taliban planning on ensuring that this money returns to the Afghan people? Sure, he has taken the money of the people of Afghanistan, so it doesn't belong to him. So the money should be returned. Why should he take the money of the people of Afghanistan when himself at the last moment? So he made a mistake by abandoning the government. अफगानिस्तान के नक्शे पर सबसे पहले तालिबान 90 के दशक में उभरा था। उस समय देश भीषण गृह युद्ध की चपेट में था, लेकिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में अलकायदा ने आतंकवादी हमले किए तो दुनिया का इतिहास ही बदल गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने
अफगानिस्तान पर हमला बोलने का फरमान दे दिया। इसके बाद तो तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता से खात्मा हो गया। लेकिन वक्त का पहिया फिर घुमा है। 20 साल के खूनी संघर्ष के बाद तालिबान एक बार फिर काबुल पर काबिज हो गया है और अमेरिका के हाथ खाली हैं। अमेरिका ने अपने सैनिकों को भी खोया, अपना इकबाल भी खोया, अपनी बची खुची इज्जत भी खोई। दुनिया में सुपर पावर का जो डंका बज रहा था वो भी धूमिल हुई। अमेरिका की रणनीति फिर से फेल हो गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बंदूक की नोक पर अफगानिस्तान की सत्ता में आने वाले तालिबान को दुनिया अपनाएगी? क्या दुनिया तालिबान के साथ रिश्ते बनाएगी? क्या खौफ के सामने दुनिया ने सरेंडर कर दिया है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब बाकी है। आज तक ब्यूरो। हम जल्दी से आपको आज के मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, बीजेपी के राज्यसभा सांसद, प्रवक्ता, मेजर जनरल संजय मेस्टन, रक्षा विशेषज्ञ अशोक सज्जनहार, पूर्व राजदूत, अब्दुल बासित, भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत। आप चारों का स्वागत हमारे शो में। चारों को नमस्कार। डॉक्टर इस्लाम, आज आपके विरोधी यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन आज हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आज आपके पास थोड़ी देर से आएंगे। सबसे पहले हम अशोक सज्जनहार सर के पास जाना चाहेंगे। अशोक सर, क्या हम ये माने कि अमेरिका अब एकदम से बेबस है और अमेरिका की ये बहुत बड़ी गलती है कि वो निकल गया है अफगानिस्तान से? देखिए, दो प्रश्न हैं आपके। जो क्या अमेरिका बेबस है, जो अभी के हालात हैं उसमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है जो बिल्कुल बेबस है, क्योंकि उसने 31 अगस्त का, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल में ये कहा था, जो 31 अगस्त तक वहां से सारे अपने ट्रूप्स हैं, सारे फोर्सेस हैं, उनको निकाल लेंगे। तो उस हालात में तो बेबस है जी। और दूसरा आपका प्रश्न है जो क्या उसने गलती की है वहां से निकलकर। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि निकलना तो था। 20 साल काफी लंबा अरसा होता है अमेरिका में, जिसको कहा जाता है फॉरएवर वॉर, नेवर एंडिंग वॉर। तो काफी देर तक ये चली है लड़ाई, युद्ध काफी देर तक चला है। और केवल जो बाइडेन नहीं, परंतु इससे पहले 2010 से लेकर जब राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, तब से वो सोच रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो वहां से निकलना है, अफगानिस्तान से निकलना है और कैसे निकला जाए। तो आपको याद होगा जो उन्होंने 2011 में वहां पर एक सर्ज भी किया था, जब 100,000 1 लाख अमेरिका के वो आ गए थे वहां पर, सोल्जर्स 1,40,000 टोटल नेटो के फोर्सेस मिलाकर। और फिर उन्होंने कहा था 2014 तक सारे हमारे जो सैनिक हैं वो निकल आएंगे, तो उन्होंने काफी उसको कम कर दिया था सर। परंतु असल में अभी जो हालात बने हैं वो फरवरी 2020 की जो अग्रीमेंट है तालिबान के साथ, जो अमेरिका ने साइन की है, उनको ज्यादा लेजिटिमेसी दे दी। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, अशरफ गानी साहब की गवर्नमेंट, उसको इन्वॉल्व नहीं किया। और अभी जब जो बाइडेन आए हैं, मैं आखिरी बात इसमें ये कहना चाहूंगा सईद अंसारी साहब, जो आखिरी बात ये है, जब जो बाइडेन आए हैं तो उनको ये तो मालूम था जो निकलना है, पर जिस तरीके से वो निकले हैं, जितना अनप्रोफेशनली, जितना इनकॉम्पिटेंट से वो निकले हैं, और गलती एक के बाद एक होती जा रही है। एक तो जैसे वहां पर उनको अपने सभी लोगों को ले जाना है, फिर उन्होंने वहां पर जिसे कहा जाता है $85 बिलियन का वहां पर असला, एम्युनिशन, इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह वहां सब छोड़कर जा रहे हैं, जो कि इस आतंकी गुट के पास आ गया है। और ये आतंकी गुट एक नहीं है, इस आतंकी गुट के साथ बहुत सारे और हैं जो कि पाकिस्तान में पले हुए रिएक्शन ले लें और पाल रहे हैं और उनको वो अंदर कर रहे हैं। तो इन सब के पास भी आ जाएगा, चाहे जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, ये सभी के पास आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा जिस तरीके से वो छोड़कर जा रहे हैं उसके ऊपर मुझे बहुत, और पूरी दुनिया को, अमेरिका में भी पूरी दुनिया को भी इससे बहुत खुशी है। अशोक सर, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बातें कही हैं। एंड $85 मिलियन, ये इतना और हमारे पास लिस्ट भी है सर, अगर मौका मिला तो हम बताएंगे भी इस शो में कि क्या लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, जबरदस्त अत्याधुनिक हथियार अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर आया, तालिबानियों के हाथ में है वो। और यही बात है जनरल मेस्टन, अमेरिका ने फिर ये लड़ाई लड़ी क्यों? और अशोक सर की बात से ये सवाल मन में आ गया कि कहीं
ये अमेरिका और तालिबान की मिलीभगत तो नहीं है कि सोच समझकर सर जनरल मैस्टन अमेरिका ने यह कदम उठा लिया? आपका ये जो सवाल है बहुत ही दुरुस्त है कि अमेरिका ने ये लड़ाई लड़ी क्यों। वो सबके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि अमेरिका वहां आया क्यों। खैर, शुरू में जो उनके स्टेटेड मिलिट्री एम थे वो था फाइंड, फिक्स एंड फिनिश अल-कायदा, और साथ ही में दूसरा उनका मिलिट्री एम था रिवर्स द मिलिट्री मोमेंटम ऑफ तालिबान। उनके पॉलिटिकल एम में या नेशनल एम में ये नहीं था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। ये बस ये इन्होंने सोचा था अपने आप हो जाएगा, उस पर फोकस नहीं रहा है। और उन्होंने सोचा कि जब उन्होंने बिन लादेन को मार दिया था तो उन्होंने अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। और जैसे एम्बेसडर साहब ने बोला कि ओबामा जी जब वो प्रेसिडेंट थे उस समय उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ड्रॉ डाउन होगा और ट्रांजिशन होना था। मतलब दो प्रकार की ट्रांजिशन होनी थी। एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन जिसमें अफगान गवर्नमेंट को एक तरीके और तौर बताने थे कि वो कैसे अपनी गवर्नमेंट रन करेंगे। पॉलिटिकल ट्रांजिशन होना था जिसमें अशरफ गानी उस समय चेयरमैन बने थे ये ट्रांजिशन काउंसिल के हेड के। और साथ ही मिलिट्री ट्रांजिशन होना था कि जिसमें अफगान नेशनल आर्मी धीरे धीरे अपना कार्यभार खुद संभालेगा। और ये दोनों ठीक ठाक तकरीबन चल रहा था, लेकिन इसमें कई गड़बड़ी हुई है इम्प्लीमेंटेशन में। देखिए, अमेरिकन ने दो बहुत गलतियां की हैं पूरे इस ऑपरेशन में। एक तो जब ये सब कुछ हो गया था 2007 में उन्होंने जो इराक में अपने फोर्सेस डाइवर्ट कर दिए थे, तो वो सबसे बड़ी गलती उस समय की थी, क्योंकि उनको पता था तालिबान उस समय पाकिस्तान में छुपा हुआ है। क्वेटा से लेके पूरा जो एफ पैक रीजन है, दोनों ड्यूरन लाइन के दोनों तरफ थे। उनको पता था ये वहां पर एकत्रित हो गया, पाकिस्तान आर्मी उनको ट्रेन कर रहा है, इक्विप कर रहा है और उनको लॉन्च कर रहा है। और बीच में काफी उन्होंने अटैक्स हेलवंड और कंधार के इलाके में किए थे, तो ये उनको पता था। पर उसके बावजूद, मिलिट्री एडवाइस के बावजूद, उन्होंने अपने फोर्सेस इराक में मूव किए। एक तो ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ये हुआ। दूसरा, जैसे एम्बेसडर साहब ने बोला है कि जो विड्रॉल हुआ है या जो ड्रॉ डाउन हुआ है वो बहुत ही डिसऑर्डरली और डिसऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। और उसका सबूत ये भी मिल रहा है कि जो रिटायर्ड वेटरन्स है और सर्विंग ऑफिसर्स यूनाइटेड स्टेट्स में आज आवाज उठा रहे हैं। आपको पता है, एक सर्विंग मरीन ने अभी आवाज उठाई है कि सीनियर लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही है। हम लोग ने अपनी जान दी है, फिर वो आए काहे के लिए थे? अपनी जान गंवाने, बिल्कुल, अपना पैसा गंवाने। बिल्कुल सर, उनको अफगानिस्तान को स्टेबल करना था, उसको एक अच्छी स्टेबिलिटी लेके आनी थी, लेकिन सब नतीजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनरल मैस्टन आप। जनरल मैस्टन, अमेरिका ने तो आतंकवादियों के हाथ में अफगानिस्तान को सौंप दिया। और अशोक सर ने जिस तरह की बात की है, 85 मिलियन और बिलियन, सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, $85 मिलियन के हथियार, एमिनेशंस वहां पर छोड़कर आ जाना। जनरल मैस्टन, ये तो सीधे सीधे इसीलिए शक होता है जब हम यार दोस्त आपस में या घर में बैठकर या दोस्तों से कभी बात करते हैं तो सबके मन में सवाल आता है कि भाई क्या ये अमेरिका ने जानबूझकर किया है? क्या अमेरिका ने तालिबान को वहां पर स्टैब्लिश कर दिया है? आप पैसे दे आए, आप हथियार दे आए, आप सब कुछ छोड़ा है वहां पर, अरे भाई लेकर जाते अपना। और आप 20 साल से दे रहे हैं, 20 साल से अफगानिस्तान को दे रहे हैं। अफगानिस्तान की सेना भाग गई, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भाग गया, और वो सारा 20 साल तक जो आपने हथियार दिया, जो सेना को वहां पर खड़ा किया, जनरल मैस्टन, अशोक सर, जफर भाई, वो सारा का सारा तालिबान आतंकवादियों के हाथ में आ गया। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, क्या आपको भी अमेरिका की नीयत पर शक होता है डॉक्टर जफर? और क्या आपको लगता है कि अब ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए तालिबान सबसे बड़ा खतरा है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा सकता है, हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है? डॉक्टर जफर, देखिए, ये बात हकीकत है कि अमेरिका वहां पर टेररिज्म को खत्म करने के लिए गया था, ना कि टेररिज्म को इस तरह के हालात में छोड़कर जाने के लिए। लेकिन 20 साल की सारी मेहनत पानी में करके अमेरिका, और जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा, वो जिस तरह से छोड़ा उन्होंने अमेरिका को, अगर स्टेबलाइज कर, अमेरिका ने जिस तरह से छोड़ा, अगर स्टेबलाइज करके छोड़ते तो उनकी पूरी दुनिया में वाहवाही होती। लेकिन जिस तरह से छोड़ कर गए, आप 85 मिलियन नहीं, 85 बिलियन, शायद उससे भी ज्यादा के हथियार जो है, और शुक्रिया करने के लिए,
मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले सारे हथियार हैं, जो कि कई देशों में वैसे हथियार हैं भी नहीं जी। वैसे हथियार उनके पास है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास हर चीज है। एक पूरा जो बोलते हैं कि मिलिट्री जो है, पूरे हर हथियारों से लैस जो है मिलिट्री, वो अभी तालिबान के पास है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तालिबान को के साथ अंडरस्टैंडिंग जो भी अमेरिका की, वो साझा तो लोगों को नहीं किया उन्होंने। ये अमेरिका के अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो भी उनके साथ है, और वो जिस तरह से है हो रहा है पूरा वहां पर, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका को बिल्कुल इसकी चिंता नहीं कि आगे टेररिज्म बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। उसको सिर्फ अपने मुल्क में वापस अपने फौजियों को ले जाना था। तो सही कहा किसी एक्सपर्ट ने कि भाई क्यों आए थे अगर वापस इस तरह से लेकर जाना था। हमारे देश के लिए जो आज मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन है कि अभी किस तरह से, बिकॉज बहुत फ्लूइड सिचुएशन, हालात हर वक्त हर दिन चेंज हो रहे हैं, इक्वेशन जो है ग्लोबल इक्वेशन चेंज हो रहे हैं, डायनेमिक्स जो है बहुत डायनेमिक्स सिचुएशन हर पल चेंज होते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि अभी भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वेट एंड वॉच का, वो सही है। अभी वेट करना चाहिए, इसलिए कि इस इवॉल्विंग सिचुएशन में कोई अपनी स्ट्रेटेजी नहीं और पत्ते नहीं खोलने चाहिए। लेकिन जहां तक बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो बराबर कायम रहती है, वो कायम है अभी भी। और हमारी प्राथमिकता इस वक्त सबसे ज्यादा है कि अपने इवैक्यूएट करें, जो भी लोग भारतीय मुल्क के लोग हैं उनको वापस निकाला जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन पाकिस्तान, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को इसका फायदा होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा और ना हम होने देंगे। हम वो मुल्क है जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, टेररिज्म के विक्टिम है, और हर प्लेटफॉर्म से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वजीर आजम ने बुलंद आवाज में कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर लड़ना है। ऐसे में अगर पाकिस्तान जो टेरर फैक्ट्री के नाम से जाता है, वो इस ख्याल में जरूर होगा कि ऐसे हालात, बदलते हुए हालात में उसको टेररिज्म में और बढ़ावा देने का जो एक मौका मिल गया, और पूरे दुनिया में टेररिज्म फैलाने का एक और जो है मौका मिल गया। लेकिन भारत सरकार, भारत एज ए कंट्री इस चीज के लिए सेंसिटिव है और इसको सेंसिटाइज करा रही है, पूरी दुनिया को कराएगी, ताकि जो पाकिस्तान में जो टेररिज्म का जो फैक्ट्री खुला हुआ है, उसके प्रोडक्ट पूरे दुनिया में जिस तरह देखते हैं और तेजी से ना जाए, बल्कि उस पर काबू होने के लिए पूरे दुनिया को एकजुट होकर उसके साथ लड़ना होगा। इस चीज को सेंसिटाइज हमें करते रहते हैं और करेंगे। ठीक है डॉक्टर जफर, और ये हमें डिप्लोमेसी के हिसाब से ही चलना है। जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रुख को देखते हुए भारत अपना फैसला करेगा। अब्दुल बासित जी, आप एक फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। हम जितने भी पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हैं, जितने भी पाकिस्तान के दूसरे एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो खुल के आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम तालिबानियों की निंदा करते हैं या तालिबानियों को हम टेररिस्ट कहते हैं। आप क्योंकि एक डिप्लोमेट हैं, एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने सर्व किया है हमारे देश के अलावा विदेशों में भी, पाकिस्तान की इमेज को भी बनाया है। क्या आज हम आपसे ये जान सकते हैं कि तालिबान को किस नज़र से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि तालिबान के आने से हमारे इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और ज़्यादा टेंशन होगा, और ज़्यादा टेररिज्म बढ़ेगा, और पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन, क्या रुख है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो में लेने का। देखिए, तालिबान अफगानिस्तान में एक मेजर स्टेक होल्डर हैं, और उन्होंने अपनी 20 साल जो पीछे जद्दोजहद थी उसमें साबित किया है कि आप उनको विश अवे नहीं कर सकते, आप उनके साथ डील करना है इन एनी केस। क्योंकि 1996 से 2001 तक उनकी वहाँ हुकूमत थी, और आप जानते हैं कि ताकत के ज़रिए उनको हटाया गया था। तो वो अपने लिहाज से, अपने पर्सपेक्टिव से फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे थे, और उन्होंने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान को दोबारा बहाल करना था, जो उन्होंने कर लिया। अब ये बात मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान ने बहुत मसाइल झेले हैं 79 के बाद, बल्कि उससे पहले भी जो सिविल वॉर वहाँ पे होती रही खल्की और परचमीज़ के दरमियान। फिर 79 में सोवियत यूनियन आ गया, वहाँ उसकी ऑक्यूपेशन हुई। उसके बाद वो निकले तो फिर वेस्ट ने छोड़ के चले गए अफ़गानिस्तान को। पाकिस्तान में 5 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ रह गए।
तो ये उस वक्त की कहानी है, उसकी लेगेसीज हैं जो आज हम देख रहे हैं। तो जहाँ तक तालिबान का इस वक्त अफगानिस्तान में आना है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये हमारे अफगानिस्तान के लिए भी और हमारे खित्ते के लिए बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आप वही बात कर रहे हैं बासित जी, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल हम आपको रोकना नहीं चाह रहे थे, बहुत इत्मीनान से हमने आपकी बात सुनी, लेकिन बात तो ये वही हो गई ना। क्या आप ठीक है, आपने 2 बार कहा कि जातीय तौर पर मैं ये मानता हूँ, इसका मतलब आप भी ये मानते हैं। अब हम अगर पाकिस्तान के लोगों को देखें, पाकिस्तान के नेताओं को देखें, तो एक फॉर्मर एम्बेसडर, पढ़े लिखे इंसान होने के नाते भी हमें लगता है कि वहाँ पर फिर हर इंसान जो है वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान तालिबान के साथ, जिसमें एक साहब ने फरमाया 29 फरवरी 2020 को अमेरिका ने एक एग्रीमेंट किया, और वो एग्रीमेंट आपके सामने होना चाहिए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अमेरिका ने बुनियादी तौर पे तालिबान को ट्रीट किया एज गवर्नमेंट इन वेटिंग। वो उन्हीं से यकीन दहानियाँ मांगते रहे कि आप टेररिज्म के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान ने भी जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं 15 अगस्त के बाद, आप देख लीजिए कि तालिबान ने बरमला कहा है कि वो अपनी ज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब भारत का मसला ये है कि सारी दुनिया, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं बासित जी, सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या आप तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या नहीं? नहीं, मैं तो देखिए, अब जब दुनिया नहीं मान रही, दुनिया उनके साथ तो कह रहे हैं ना, हो रही है। नहीं, हमने तो कहा ना, ठीक है, देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अलग बात है सर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अलग बात है। देखिए कतर में क्या हो रहा है, वहां जो बैठक हो रही है, अभी वेट एंड वॉच ना। हमारे जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने साफ कहा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर है। भाई देखेंगे, अगर दुनिया मान्यता देती है तालिबान को, वहां उनके शासन को, तो हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम अपना हित देखते हुए उसको करेंगे। अशोक सर, क्या आपको लगता है कि बासित जी यहाँ पर, मेरी बात सुन लीजिए, बासित जी भी आम पाकिस्तानी की भाषा बोल रहे हैं, आम पाकिस्तानी की भाषा बोल रहे हैं, जबकि आज अशोक सर, बासित जी खुश हो सकते हैं। आप मुझे आ रहे हैं जफर भाई, आज बासित जी को लग रहा होगा कि भाई चित भी हमारी, पट भी हमारी, हमने जिस आतंकवाद को पाला पोसा, जिन्हें वहां पर भेजा, आज उनकी हुकूमत हो गई वहां पर, अमेरिका हथियार सौंप गया, पैसे सौंप गया, सब कुछ सौंप गया, तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई। अशोक सर, क्या मन में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सैयद अंसारी साहब, क्योंकि ये तो तालिबान का तो इनका बच्चा है, पाला पोसा हुआ है, बड़ा किया हुआ है उससे। जो वहां पर आया है, मदरसों में उन्होंने ब्रेन वॉश किया है, उसको भेजा है। ठीक है, थोड़ा सा ये 20 साल में उनको टेक सेवी बना दिया है, जो साहब आप जाइए, जो कुछ दुनिया सुनना चाहती है, जो हाँ जी हम मानव अधिकारों का रिस्पेक्ट करेंगे, विमेन को हम बाहर निकलने देंगे, विमेन को जाने देंगे, महिलाओं को दफ्तरों में काम करने देंगे, पढ़ाई करने देंगे स्कूल में वगैरह वगैरह, परंतु जो जमीनी हकीकत है वो उससे बहुत अलग है। तो इसीलिए जो, और ये बासित जी का कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, जो हार मानता है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है, और इनके जो इतने सारे बड़े नुमाइंदे हैं, जिसको पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया है, उनको ट्रेन किया है, सब उनको इक्विपमेंट दिया है, वो सब वहीं पर पाकिस्तान से आए हुए हैं। दूसरी बात ये कहते हैं, जो अग्रीमेंट है फरवरी 22, उसमें देखिए जो कुछ भी तालिबान ने अग्री किया है, उन्होंने कहा है हम वायलेंस को कम करेंगे। अभी 15 तारीख से पहले वही सबसे यहाँ पर अफगानिस्तान में अफगानियों के पीछे वो वायलेंस कर रहे थे, अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को मार रहे थे, और अब एकदम वो कहते हैं जी हम तो ये जो 2 दिन पहले हमला हुआ है, ये तो बड़ा टेररिस्ट। अशोक सर, आपको हमें यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। डॉक्टर जफर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम जनरल मेस्टन के पास भी चलेंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि अमेरिका बड़ा बेआबरू होकर अफगानिस्तान से अब निकला है। अमेरिका की एक बड़ी हार है, अमेरिका अब दुनिया को मुंह नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने जानबूझकर यह किया है, तालिबान के साथ गुप्त समझौता करके तालिबान को वहां पर सत्ता पर काबिज भी अमेरिका ने ही करवाया है। देखते रहिए आज तक। अशोक सर, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बातें कही हैं। $85 मिलियन
ये इतना और हमारे पास लिस्ट भी है सर, अगर मौका मिला तो हम बताएंगे भी इस शो में कि क्या लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, जबरदस्त अत्याधुनिक हथियार अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर आया, तालिबानियों के हाथ में है वो। और यही बात है जनरल मैस्टन, अमेरिका ने फिर ये लड़ाई लड़ी क्यों? और अशोक सर की बात से ये सवाल मन में आ गया कि कहीं ये अमेरिका और तालिबान की मिलीभगत तो नहीं है कि सोच समझकर सर जनरल मैस्टन अमेरिका ने ये कदम उठा लिया। आपका ये जो सवाल है बहुत ही दुरुस्त है कि अमेरिका ने ये लड़ाई लड़ी क्यों। वो सबके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि अमेरिका वहां आया क्यों। खैर, शुरू में जो उनके स्टेटेड मिलिट्री एम थे वो था फाइंड, फिक्स एंड फिनिश अल कायदा, और साथ ही में दूसरा उनका मिलिट्री एम था रिवर्स द मिलिट्री मोमेंटम ऑफ तालिबान। उनके पॉलिटिकल एम में या नेशनल एम में ये नहीं था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। ये बस ये इन्होंने सोचा था अपने आप हो जाएगा, उस पर फोकस नहीं रहा है। और उन्होंने सोचा कि जब उन्होंने बिन लादेन को मार दिया था तो उन्होंने अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। और जैसे एम्बेसडर साहब ने बोला कि ओबामा जी जब वो प्रेसिडेंट थे उस समय उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ड्रॉ डाउन होगा और ट्रांजिशन होना था। मतलब दो प्रकार की ट्रांजिशन होनी थी, एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन जिसमें अफगान गवर्नमेंट को एक तरीके और तौर बताने थे कि वो कैसे अपनी गवर्नमेंट रन करेंगे। पॉलिटिकल ट्रांजिशन होना था जिसमें अशरफ गानी उस समय चेयरमैन बने थे ये ट्रांजिशन काउंसिल के हेड के, और साथ ही मिलिट्री ट्रांजिशन होना था कि जिसमें अफगान नेशनल आर्मी धीरे धीरे अपना कार्यभार खुद संभालेगा। और ये दोनों ठीक ठाक तकरीबन चल रहा था, लेकिन इसमें कई गड़बड़ी हुई है इम्प्लीमेंटेशन में। देखिए, अमेरिकन ने दो बहुत गलतियां की हैं पूरे इस ऑपरेशन में। एक तो जब ये सब कुछ हो गया था 2007 में उन्होंने जो इराक में अपने फोर्सेस डाइवर्ट कर दिए थे, तो वो सबसे बड़ी गलती उस समय की थी, क्योंकि उनको पता था तालिबान उस समय पाकिस्तान में छुपा हुआ है। क्वेटा से लेके पूरा जो एफ पैक रीजन है, दोनों डोरेन लाइन के दोनों तरफ थे। उनको पता था ये वहां पर एकत्रित हो गया, पाकिस्तान आर्मी उनको ट्रेन कर रहा है, इक्विप कर रहा है और उनको लॉन्च कर रहा है। और बीच में काफी उन्होंने अटैक्स हेलवंड और कंधार के इलाके में किए थे, तो ये उनको पता था। पर उसके बावजूद, मिलिट्री एडवाइस के बावजूद, उन्होंने अपने फोर्सेस इराक में मूव किए। एक तो ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ये हुआ। दूसरा, जैसे एम्बेसडर साहब ने बोला है कि जो विड्रॉल हुआ है या जो ड्रॉ डाउन हुआ है वो बहुत ही डिसऑर्डरली और डिसऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। और उसका सबूत ये भी मिल रहा है कि जो रिटायर्ड वेटरन्स है और सर्विंग ऑफिसर्स यूनाइटेड स्टेट्स में आज आवाज उठा रहे हैं। आपको पता है एक सर्विंग मरीन ने अभी आवाज उठाई है कि सीनियर लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही है। हम लोग ने अपनी जान दी है, फिर वो आए काहे के लिए थे? अपनी जान गंवाने, बिल्कुल, अपना पैसा गंवाने। बिल्कुल सर, उनको अफगानिस्तान को स्टेबल करना था, उसको एक अच्छी स्टेबिलिटी लेके आनी थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनरल मैस्टन आप। जनरल मैस्टन, अमेरिका ने तो आतंकवादियों के हाथ में अफगानिस्तान को सौंप दिया। और अशोक सर ने जिस तरह की बात की है, 85 मिलियन और बिलियन, सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, $85 मिलियन के हथियार, एमिनेशंस वहां पर छोड़कर आ जाना। जनरल मैस्टन, ये तो सीधे सीधे इसीलिए शक होता है जब हम यार दोस्त आपस में या घर में बैठकर या दोस्तों से कभी बात करते हैं तो सबके मन में सवाल आता है कि भाई क्या ये अमेरिका ने जानबूझकर किया है? क्या अमेरिका ने तालिबान को वहां पर स्टैब्लिश कर दिया है? आप पैसे दे आए, आप हथियार दे आए, आप सब कुछ छोड़ा है वहां पर, अरे भाई लेकर जाते अपना। और आप 20 साल से दे रहे हैं, 20 साल से अफगानिस्तान को दे रहे हैं। अफगानिस्तान की सेना भाग गई, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भाग गया, और वो सारा 20 साल तक जो आपने हथियार दिया, जो सेना को वहां पर खड़ा किया, जनरल मैस्टन, अशोक से, डॉक्टर जफर, और ये हमें डिप्लोमेसी के हिसाब से ही चलना है। जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रुख को देखते हुए भारत अपना फैसला करेगा। अब्दुल बासित जी, आप एक फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। हम जितने भी पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हैं, जितने भी पाकिस्तान के दूसरे एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो खुल के आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम
तालिबानियों की निंदा करते हैं या तालिबानियों को हम टेररिस्ट कहते हैं? आप क्योंकि एक डिप्लोमेट हैं, एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने सर्व किया है हमारे देश के अलावा विदेशों में भी, पाकिस्तान की इमेज को भी बनाया है। क्या आज हम आपसे ये जान सकते हैं कि तालिबान को किस नज़र से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि तालिबान के आने से हमारे इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और ज़्यादा टेंशन होगा, और ज़्यादा टेररिज्म बढ़ेगा, और पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन, क्या रुख है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो में लेने का। देखिए, तालिबान अफगानिस्तान में एक मेजर स्टेक होल्डर हैं और उन्होंने अपनी 20 साल जो पीछे जद्दोजहद थी उसमें साबित किया है कि आप उनको विश अवे नहीं कर सकते, आपने उनके साथ डील करना है इन एनी केस। क्योंकि 1996 से 2001 तक उनकी वहाँ हुकूमत थी और आप जानते हैं कि ताकत के ज़रिए उनको हटाया गया था, तो वो अपने लिहाज से, अपने पर्सपेक्टिव से फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे थे और उन्होंने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान को दोबारा बहाल करना था, जो उन्होंने कर लिया। अब ये बात मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान ने बहुत मसाइल झेले हैं 79 के बाद, बल्कि उससे पहले भी जो सिविल वॉर वहाँ पे होती रही खल्की और परचमीज़ के दरमियान, फिर 79 में सोवियत यूनियन आ गया, वहाँ उसकी ऑक्यूपेशन हुई, उसके बाद वो निकले तो फिर वेस्ट ने छोड़ के चले गए अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान में 5 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ रह गए। तो ये उस वक्त की कहानी है, उसकी लेगेसीज़ हैं जो आज हम देख रहे हैं। तो जहाँ तक तालिबान का इस वक्त अफ़गानिस्तान में आना है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये हमारे अफ़गानिस्तान के लिए भी और हमारे खित्ते के लिए बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आप वही बात कर रहे हैं बासित जी। जी मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल हम आपको रोकना नहीं चाह रहे थे, बहुत इत्मीनान से हमने आपकी बात सुनी, लेकिन बात तो ये वही हो गई ना। क्या आप ठीक है, आपने 2 बार कहा कि ज़ाती तौर पर मैं ये मानता हूँ, इसका मतलब आप भी ये मानते हैं। अब हम अगर पाकिस्तान के लोगों को देखें, पाकिस्तान के नेताओं को देखें, तो एक फॉर्मर एम्बेसडर, पढ़े लिखे इंसान होने के नाते भी हमें लगता है कि वहाँ पर फिर हर इंसान जो है वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, बात यह है कि अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ, जिसमें एक साहब ने फरमाया 29 फरवरी 2020 को अमेरिका ने एक एग्रीमेंट किया, और वो एग्रीमेंट आपके सामने होना चाहिए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अमेरिका ने बुनियादी तौर पे तालिबान को ट्रीट किया एज गवर्नमेंट इन वेटिंग। वो उन्हीं से यकीन दहानियाँ मांगते रहे कि आप टेररिज्म के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान ने भी जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं 15 अगस्त के बाद, आप देख लीजिए कि तालिबान ने बरमला कहा है कि वो अपनी ज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब भारत का मसला ये है कि सारी दुनिया, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं बासित जी, सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या आप तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या नहीं? नहीं, मैं तो देखिए, अब जब दुनिया नहीं मान रही, दुनिया उनके साथ तो कह रहे हैं ना, हो रही है। नहीं, हमने तो कहा ना, ठीक है, देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अलग बात है सर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अलग बात है। देखिए कतर में क्या हो रहा है, वहाँ जो बैठक हो रही है, अभी वेट एंड वॉच ना। हमारे जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने साफ कहा कि हमारी गवर्नमेंट, अमेरिका अफगानिस्तान से ऐसे क्यों निकला? अमेरिका अगर अफगानिस्तान से निकला तो तालिबान को सारे हथियार सौंप कर क्यों गया? क्या इसमें अमेरिका की कोई मिलीभगत है या अमेरिका की बड़ी हार हुई है? हमारे साथ जनरल बेस्टन भी, जनरल संजय बेस्टन इस वक्त मौजूद हैं। जफर भाई 1 मिनट आ रहे हैं एक रिएक्शन लेकर जनरल साहब का, उसके बाद आपके पास आएंगे। जनरल बेस्टन, अब्दुल बासित जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और वो आम पाकिस्तानी या पाकिस्तानी नेता की तरह एक एम्बेसडर, डिप्लोमेट भी वही भाषा बोल रहा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान आज खुश है, बासित साहब खुश हैं अंदर ही अंदर, कि कहीं ना कहीं तालिबान आ गया है और इससे हमें मदद मिलेगी? देखिए, मैं बोलना चाहूँगा, पाकिस्तान खुश है जो हो रहा है। एम्बेसडर बसित तो बहुत ही खुश होंगे, लेकिन मैं अभी कुछ एक स्टेटमेंट बताना चाहूँगा जनरल जिया उल हक का, और मैं देखता हूँ कैसे कोई भी पाकिस्तानी इसको रिफ्यूट कर सकता है। आपको मैं पढ़ के बताता हूँ इंग्लिश में। ये उन्होंने एक ऑथर को दिया था और हैरिसन उसका नाम है, किताब का नाम था आउट ऑफ अफगानिस्तान।
जनरल जिया बोलते हैं, इस्लामाबाद, which is the capital of Pakistan, wants to install a puppet government in Kabul, and even if it fails, मतलब पाकिस्तान अगर ये नहीं कर सकता है, it will shatter Afghanistan into pieces, मतलब आप अफगानिस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे. If Durand Line is recognized, we will be satisfied. सारा मसला है ड्यूरेंड लाइन का. और इन्होंने पश्तून्स को दोनों तरफ बॉर्डर के डिवाइड कर दिया है. इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करे हैं. मैक्सिमम इनमें 90% प्लस पश्तून्स हैं. उनको डिवाइड कर दिया जिससे वो दोनों तरफ मिलके पश्तूनिस्तान या यूनिफिकेशन ऑफ द बॉर्डर ऑफ खैबर पख्तूनवा इन फाटा एंड बलूचिस्तान वो अफगानिस्तान के साथ ना करे, जो जनरल दाऊद खान ने किया था, जो अफगान के राष्ट्रपति थे, जिनको अपलिफ्टमेंट करेंगे. पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक ने उस समय इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म लेके उसको एक फॉरेन पॉलिसी बना के और दुनिया में और हर जगह इनके तो ऑफिसर्स, मैं यूनाइटेड नेशंस के 2 मिशन में रहा हूँ, मोजाम्बिक और रवांडा में, इनके कई ऑफिसर्स, कैप्टन मेजर्स वहां पर इस्लाम का प्रोपोगेशन करते हैं थ्रू यूनाइटेड नेशन. मस्जिद बनवा रहे हैं, ये इनको पता है. और ये वो देश है पाकिस्तान जो ये अफगानिस्तान का 100 पुराना साल झंडा, जो एक झंडा एक सिंबल होता है देश का, उसको उन्होंने बर्बाद करके और इस्लामिक ये एमिरेट्स का अफगानिस्तान का कोई नया झंडा लेके आ रहे हैं. आपने देखा कि कैसे अफगानी लोग उस दिन उनका जो नेशनल डे था, इंडिपेंडेंस डे था, किस प्रकार लेडीज तक और खासकर आपके इलाके में जो बॉर्डरिंग इलाकाज है, कुनार, नंगरहार, जो जलालाबाद वहाँ कैपिटल है, ये जागरण आ रखा है. सर इसका हम जवाब ले लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर जफर के पास जाते हैं. पूरी स्ट्रेटेजी है जनरल मेस्टन इस देश को शटर करने का और इंस्टेबिलिटी देने का. जनरल मेस्टन, बासित जी आपने जनरल मेस्टन की पूरी बात सुनी है, जवाब आप जरूर दीजिए, लेकिन उसी से जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोड्यूसर ने हमें भेज दी है, मैं आपको बता देता हूं. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर डूरंड, मुझसे कहीं बेहतर बासित जी आप इस बात को जानते हैं. और ये 1893 का जो फॉर्मूला था, जो पैक्ट था, उसके तहत है. पश्तून जिसका जिक्र अभी जनरल बेस्टन कर रहे थे, पश्तून का ये इलाका होकर साउथ से बलूचिस्तान और बीच में वहां से गुजरता है. पश्तूनों और बलूचों को 2 हिस्सों में ये बांटता है. ठीक है सर, ये इन्फॉर्मेशन थी, ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, हमारे प्रोड्यूसर ने हमें दी, जो हमने आपको बता दी, क्योंकि जनरल संजय मेस्टन यही बात कर रहे थे, वही जिक्र कर रहे थे. कहीं बासित जी कल को ये भारी ना पड़ जाए, कल को ऐसा ना हो जाए कि, क्योंकि तालिबान तो मानता ही नहीं है, इस डूरंड को बिल्कुल नहीं मानता, वो तो रिफ्यूज करता है. तो कैसे आप निपटेंगे? आपको डर नहीं लगता? आप खुश हो रहे हैं सर? मुझे बोलने की इजाजत है? जी प्लीज. जी, 2 मैं मशवरे देना चाहता हूं अपने भारत के दोस्तों को. एक तो यह है कि तारीख से निकलकर मुस्तकबिल का सोचें, और जो है तारीख में अगर रहेंगे तो फिर मुस्तकबिल जो है ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है. और दूसरा मशवरा यह है कि हर चीज़ को अपने जो भारत की एक तासुब की ऐनक है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसके थ्रू नहीं देखना चाहिए. बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव जो हैं देखने की ज़रूरत है. अगर आप हर चीज़ पाकिस्तान का जो तासुब है उसकी निगाह से देखेंगे तो आपके जो कंक्लूजन्स होंगे वो भी दुरुस्त नहीं होंगे. जहाँ तक देखिए, आपने सेलिग हैरिसन की किताब से एक पढ़ा, वो आप सेलिग हैरिसन ने जो भी लिखा, मुझे वो मैंने किताब ही पढ़ी है, लेकिन उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि सेलिग हैरिसन खुद बहुत एंटी पाकिस्तान हमेशा से रहा है. जहाँ तक देखिए आज की बात कीजिए, आज मामला क्या है. मैं समझता हूँ कि तालिबान वाहिद फोर्स है अफगानिस्तान में जो पूरे अफगानिस्तान में बेहतर हुकूमत दे सकती है. अगर आप पिछले 20 साल को उठा के देखिए, करप्शन थी जोरों पे, कोई इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग नहीं हुई. इसीलिए अशरफ गनी साहब एक $169 मिलियन अपने साथ ले गए. नहीं बासित जी, देखिए ये हकीकतें हैं. तालिबान से हमें डर क्यों लगे? वो अफगान हैं, हमने उनके साथ डील करना है, आगे पूरी दुनिया ने उनके साथ डील करना है.
टर्की और कतर भी उनके साथ डील कर रहे हैं एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। हमें तो कल को ये ना हो कि तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा किया वो पाकिस्तान पे कब्जा कर ले। वो बोले हमें तो बनाना है इसको इस्लामिक इस्लामिक एमिरेट उसे भी बनाना है, उसे भी शामिल करना है। हमें इस बात पे बड़ा फख्र है कि हम भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैं और हमें इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम इस्लाम की जो है उसकी बात करते हैं, हम मुसलमान हैं और हमें खुशी है। तो अलग है ना, तालिबान तो कहाँ मान रहा है? कहाँ कह रहा है कि आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, आप शरिया पर चल रहे हैं? कहाँ कह रहा है? तालिबान ने बिल्कुल क्लेम अभी जो उन्होंने अपना जो वादे किए हैं वो यही हैं कि वो एक मॉडरेट इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। वो जो 90s का इस्लाम था, जो आप भरोसा कर लेते हैं, आप कथनी करने में फर्क नहीं समझते। भरोसा इसलिए करना पड़ता है, देखिए अंसारी साहब, भरोसा इसलिए करना पड़ रहा है कि और आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप तालिबान के अलावा किसी और की हुकूमत को ले आएंगे तो हम उनसे भी इंगेज कर लेंगे। हमने तो देखिए नजीबुल्लाह से लेकर हामिद कारजाई, अशरफ गनी सबके साथ इंगेज किया है। हमने कभी ये नहीं कहा। आपका स्टैंड आपने क्लियर कर दिया है कि भाई हम तो सपोर्ट करेंगे ही, हम तो मानेंगे ही, हम तो रिकॉग्निशन भी देंगे जब भी जब भी वक्त आएगा वो होगा। डॉक्टर जफर, साफ तौर पर जब भी वक्त आएगा हम तालिबान को रिकॉग्निशन देंगे, तालिबान को मानेंगे। एक फॉर्मर डिप्लोमेट, पढ़े लिखे इंसान, पाकिस्तान के नेता लोग बोले तो हम कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो अब इससे बड़ा खतरा और क्या होगा डॉक्टर जफर हमारे लिए, हमारे देश के लिए, जिसे हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, मानते हैं और देख रहे हैं, वो अगर वहां पर काबिज होगा तो हमें कितना बड़ा खतरा है, कैसे निपटेंगे हम इससे? क्या अब हमें डबल खतरा तालिबान से भी, अफगानिस्तान से भी, क्योंकि अफगानिस्तान हो चुका है तालिबान का, और पाकिस्तान से तो है ही खतरा? डॉक्टर इस्लाम, देखिए सईद भाई, जहां तक खतरे का सवाल है, हिंदुस्तान एक बहुत मजबूत मुल्क है, नेशनल सिक्योरिटी के हर पेचीदा पहलुओं को समझता है और अपनी मुकम्मल तौर से अपने आप को सुरक्षित बना के रखना जानता है। तो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ऐसे और भी कोई ताकतें हों जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पीड़ित हो, इस तरह की ताकतों से निपटना मुझे आता है, हमारी सरकार को आता है, हमारे मुल्क को आता है, और पूरा मुल्क एक साथ मुस्तैद होकर खड़ा रहता है। जहाँ तक मैं इनसे सुन रहा था अभी बासित साहब से, उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के बारे में हमें सोचना चाहिए, लेकिन माजी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जिसका माजी इतना डरावना हो 96 से 2001 तक, अगर आप देखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे इतिहास को, ऐसे माजी को देखकर कोई भी उस पहलू को भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान इसलिए भूल पाता है या भूलना नहीं पड़ता उसको, इसलिए कि पाकिस्तान पूरे तौर से इसके लिए जिम्मेदार है, मुलविस है। इसलिए कि तालिबान जिस तरह की हरकतें की 96 से 2001 के बीच में, वो पूरे तौर से जो है पाकिस्तान के सपोर्ट से कर रहे थे। और वो जब भागे भी वहां, जब आप कह रहे थे कि उनको फोर्स से हटाया गया था, जब भागे भी तो वो पाकिस्तान में उनको पूरे तौर से रखा गया और हर तरह के जो सपोर्ट जो है पाकिस्तान की सरकार ने दिया। ऐसे में दुनिया देख रही है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का जो शर्मनाक चेहरा है, जो एक आतंकवाद और जो दहशतगर्दी वाला चेहरा है, उसको कितना भी पाकिस्तान छुपाने की कोशिश करे, आप इस्लाम का के नाम पर आप दहशतगर्दी नहीं कर सकते हैं। इस्लाम के आप बोलते इस्लामिक ममालिक है हमारा और इस्लामिक कानून के हिसाब से चलने वाला, लेकिन कोई भी इस्लामिक कानून नहीं है आपके यहाँ। इस्लाम की जो भी तरबियत है उसको कहीं भी आपके पाकिस्तान में ना तो अमल से और ना तो इल्म से देखा जा सकता है। इसलिए कि आप जो है वो सिर्फ अपने मफाद के लिए आपने टेररिज्म को बढ़ाने की कोशिश की और दहशतगर्दी के बिल पर आप जो है आज भी पाकिस्तान को चला रहे और आगे भी चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आखिर में इतना बात कहना चाहता हूँ बासित साहब कि देखिए, आप जैसे लोग जिनसे ये उम्मीद थी हमारे एंकर को कि आप शायद ऐसी कुछ बातें जरूर कहेंगे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी अवाम को जरूर महसूस होगा कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आपने भी जब उनमें हामी भरी, उनके हर इरादों पे हामी भरी जो कि कहीं ना कहीं दहशतगर्दी को बढ़ाने वाले इरादे हैं, तो मुझे अफसोस भी होता है। और लेकिन ये हमें चेतावनी के तौर पे भी देखना चाहिए या कहीं न कहीं कि आप उस चीज को बढ़ाना आप जब कह रहे हैं कि मुस्तकबिल के बारे में सोचो, नहीं तो मुस्तकबिल खराब होगा, मतलब आप दहशतगर्दी को और आप आगे बढ़ाने का
के इम्कानात को आप पूरे बिल्कुल। तौर से यहाँ पर बासित जी। वाबस्ता कर रहे हैं। बासित जी, डॉक्टर इस्लाम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, और उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। हमने उम्मीद यही की थी। हम थोड़ा सा आज ये सोच रहे थे कि जो एक आम पाकिस्तानी नेता है, दूसरे पाकिस्तान के लोग बैठते हैं, उनमें और एक डिप्लोमेट में फ़र्क क्या होता है, एक बड़े लिखे इंसान में क्या फ़र्क होता है, और आपकी सोच क्या होती है। खैर, आप चर्चा में आए हैं, अभी कुछ देर और रही है। अशोक सज्जनहार, अशोक सर, एक और खबर अभी अभी आई है हमारे पास। TTP, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, इसको कहा है तालिबान ने कि आप बिल्कुल, हम जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान जिस तरह से बनाया है हमने, और हमारी जो आइडियोलॉजी है, आप उस पर चलना शुरू कीजिए, उस पर अमल करना शुरू कीजिए। ये अभी खबर आई है कुछ देर पहले हमारे पास, हमारे प्रोड्यूसर ने हमें भेजी। तो अशोक सर, आपको लगता है कि बासित साहब जो एक बड़ी मुस्तकबिल को लेकर बहुत आशान्वित हैं, अपने फ्यूचर को लेकर, कि फ्यूचर देखिए, आप माजी को मत देखिए, आपको लगता है कि उन्हें सोचना चाहिए यहाँ पर कि ये खतरा हो सकता है, और तालिबान का ये TTP को कहना ये बेहद बेहद खतरनाक संकेत हैं अशोक सर? जी, मेरे विचार से बिल्कुल ठीक है। और अगर तालिबान अफगानिस्तान तालिबान TTP को ऐसा नहीं कहते, तब भी उसके कहे बिना भी वहां पर देखिए जो TTP जो कहर उसने ढाया है पाकिस्तान में, क्योंकि जो यहाँ पर वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तालिबान अफगानिस्तान में, वही TTP वहां इस्टेब्लिश करना चाहता है पाकिस्तान में। तो अगर इनको इतना प्यार मोहब्बत है तालिबान से, जो यहाँ पर बड़े अच्छा ये वो इस्लाम के उस पर, शरिया इस्लाम पर सभी कुछ इस्टेब्लिश करेंगे, तो आने दीजिएगा उनको, TTP को भी आने दीजिएगा, लश्कर जंगवी को भी आने दीजिएगा, उनको भी वहां पर वैसा ही शरिया इस्लाम लाने दीजिएगा। उसमें आपको फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको तो इसमें तालिबान जो वहां पर कर रहा है उसको तो आपने, जैसे मैंने कहा, जैसे और हमारे अशोक सर, समय खत्म हो रहा है, मैं आप सबसे इजाजत लूं या आपको थैंक यू बोलूं, उससे पहले बासित जी, बहुत कम वक्त है, क्या बता सकते हैं कि भाई आपने कहा कि इस्लामिक देश तो हम भी हैं, पाकिस्तान इस्लामिक देश तो अफगानिस्तान भी था, तो ये तालिबान का इस्लाम अलग कैसे है? नहीं, तालिबान मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन अब तालिबान ने कहा है कि मॉडरेट इस्लाम को लाएंगे। देखिए, एक्सट्रीमिज्म की जहां तक बात है, हिंदुस्तान में भी एक्सट्रीमिज्म, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व क्या है? आप जरा बताइए मुझे। तो ये परेशान है, हिंदुत्व से परेशान है, बहुत धन्यवाद, RSS से परेशान। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, मेजर जनरल संजय मैस्टन जी, अशोक सज्जनहार जी और अब्दुल बासित जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है, वो अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकला है, बल्कि पूरी दुनिया में आज हो रही है उसकी किरकिरी। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।